दरार में से दो अत्यंत खूबसूरत महिलाएं एलिगेंट वॉक करते हुए आती और आकर एक सोफे पर बैठ जाती। उनसे निकलने वाली आभा शक्तिशाली थी। उनके चेहरे से निकलने वाला तेज समूचे बहुब्रह्मांड को प्रकाशमान करने वाला लग रहा था। उनकी उपस्थिति से कमरे में सन्नाटा छा जाता। नेत्रा ताना देती हूँ, लगता है आज तो सितारों का संजोग कुछ और ही बना है नेत्राक्ष, जो हजारों सालों के बाद देवताओं के साथ साथ देवियों ने भी हमें दर्शन दिए। इतने सालों में तो हमारी कभी खैर खबर लेने नहीं आए, और अब जब इनके पोते पोती वापस आ गए हैं तो इनके रिश्तों के तार फिर से जुड़ने लगे। तभी वो दोनों महिलाएं सुर में सुर मिलाकर बोलती हैं, हम उन्हें यहाँ ट्रेनिंग देने आए हैं। आज से हम चारों उन्हें ट्रेन करेंगे, और तुम्हें उनकी स्थिति के बारे में तो पता ही है। अब से वो तीनों यहीं एकेडमी में हमारी निगरानी और संरक्षण में रहेंगे। नेत्रा, लेकिन माँ अभी तो उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम बची है, उसमें पास होने के बाद ही उन तीनों का एडमिशन एकेडमी में होगा। तभी फॉर्मल एम्प्रेस बोलती है, बेटा फिर तो सिर्फ दो ही बात हो सकती है, या तो वो पास होंगे या फिर इस एकेडमी में सिर्फ 3 ही एडमिशन रहेंगे। नेत्रा चौंकते हुए बोलती है, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, इस एकेडमी में कई टैलेंटेड बच्चे हैं, आप उन लोगों का फ्यूचर इस तरह से खराब नहीं कर सकती। पूर्व साम्राज्ञी घमंड में बोलती है, मुझे अपने पोते पोती पर पूरा भरोसा है, वो इस परीक्षा में भी सर्वोच्च अंक से उत्तीर्ण होंगे। वहीं दूसरी तरफ चर्चा के केंद्र रहे रुद्र और निर्वाण अपने आने वाले मिशन की सुनहरी सफलता के सपने देखते हुए लाइब्रेरी के सामने से चले जाते हैं। अब लगभग रात हो चुकी थी। सभी बच्चे रात का भोजन करने के बाद अपने अपने अलॉटेड डोर में आराम कर रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे एकेडमी का अलार्म जो बच्चों को टाइम पे उठाने के लिए लगा था वह बजता है, और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है। सभी बच्चे ध्यान दें, सुबह 7 बजे नाश्ता करने के बाद सुबह 9 बजे से पहले बिल्डिंग नंबर 8 के सामने ग्राउंड नंबर 6 में पहुंचे। किसी भी कारण विलंब से परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। सभी बच्चों के साथ रुद्र और निर्वाण भी सुबह 9 बजे ग्राउंड नंबर 6 में पहुंच जाते हैं। तभी सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि उन्हें ठीक 20 मिनट में ग्राउंड से ईविल गोड फॉरेस्ट नाम के एक जंगल में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां उन्हें बीस्ट मार्कर पॉइंट इकट्ठा करने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर साल प्रैक्टिकल परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होता है। इस साल भी हमने कुछ बदलाव किए हैं। इस साल अगर आप किसी बीस्ट को टेम कर लेते हैं तो उस बीस्ट को मारने से मिलने वाले पॉइंट से डबल पॉइंट आपको उसको टेम करने पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपका जीवन आपके हाथों में रहेगा। अगर आप में से कोई जाना नहीं चाहता तो अभी पीछे हट सकता है, लेकिन फिर उसको परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस जंगल में सबसे शक्तिशाली बीस्ट अनंत संत मंडल का है, जो कि खुद ईविल गॉड का डिसेंडेंट है। इतना सुनते ही 50 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टेलीपोर्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और सभी बच्चे ग्राउंड से ईविल गॉड फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सभी बच्चे अलग अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट हुए थे। अब बच्चों के पास 2 काम थे, पहला बीस्ट को मारकर पॉइंट इकट्ठा करना और दूसरा रास्ता ढूंढकर सुरक्षित एकेडमी पहुंचना। वहीं बीस्ट टेम करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि ये करना लगभग नामुमकिन है। ये दोनों काम उन्हें 3 दिनों में पूरे करने थे, और इस काम के लिए उन्हें एकेडमी से एक मैप भी दिया गया था। रुद्र टेलीपोर्ट होने के बाद लगता है यहाँ रेगिस्तान को भी जंगल कहते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक पेड़ छोड़ो पौधे का भी कोई नामो निशान नहीं है। चलो बाज के पंख और चील की निगाहों के साथ आसमान से देखा जाए। लेकिन वो आजाद पंछी इससे पहले कि आसमान की ऊंचाइयों को छू पाता, उसे आसमान में उड़ता हुआ एक गिद्धों का झुंड दिखाई देता है। उसने इससे पहले इतने बड़े गिद्ध कभी नहीं देखे थे। उस झुंड में अधिकतम गिद्ध साधारण गिद्धों से 3 गुना बड़े थे। वहीं 3 गिद्ध 6 गुना और एक गिद्ध जो सबसे आगे उड़ रहा था उसका आकार सामान्य से 10 गुना बड़ा था। मानो उसके विशाल पंख आसमान को ढक रहे हो। उसकी विशाल काया आंख से लिपटी हुई थी, जैसे कि उसने कोई कवच पहना हो। उसकी परिधि में आने वाले सभी छोटे मोटे बीस्ट डरकर भाग रहे थे, लेकिन उन छोटे मोटे बीस्टों से विपरीत रुद्र उन गिद्धों के झुंड से डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उस गिद्ध से निकलने वाली आभा उसके महल में रहने वाले अधिकतर लोगों से कम थी।
रही बात उस गिद्ध की शक्ल की, तो उसे अपने मामा से डरावनी शक्ल आज तक किसी की नहीं लगी। वो गिद्धों का झुंड उसके सर पर आकर मंडराने लगा और उनके राजा ने आसमान की तरफ एक जोरदार गर्जना की।